निश्चित रूप से। प्रस्तुत है सल्तनत का सबसे बड़ा व्यापारी बीरबल पर एक विस्तृत शब्दों का विश्लेषणात्मक निबंध। यह निबंध बीरबल को एक पारंपरिक दरबारी के बजाय एक असाधारण व्यापारी के रूप में प्रस्तुत करता है, जिसने बुद्धि, संबंध और प्रतिष्ठा का व्यापार कर सल्तनत में सर्वोच्च स्थान हासिल किया। सल्तनत का सबसे बड़ा व्यापारी बीरबल। प्रस्तावना: एक नए परिप्रेक्ष्य का उदय। जब हम व्यापारी शब्द सुनते हैं तो हमारी कल्पना में रेशम और मसालों के कारवां, सोने चांदी से लदे जहाज और व्यस्त बाजारों में मोलभाव करते हुए चतुर बनियों की तस्वीरें उभरती हैं। व्यापार को पारंपरिक रूप से वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान के रूप में देखा जाता है, जिसका अंतिम लक्ष्य मौद्रिक लाभ कमाना होता है। लेकिन क्या व्यापार केवल भौतिक वस्तुओं तक ही सीमित है? क्या बुद्धि, विश्वास, प्रभाव और प्रतिष्ठा का व्यापार नहीं हो सकता? यदि हम व्यापार की परिभाषा को व्यापक करें और इसे मूल्य के सृजन और विनिमय की कला माने, तो इतिहास के पन्नों में एक ऐसा नाम उभरता है जो इस परिभाषा पर खरा उतरता है, और वह है बीरबल। हाँ, वही बीरबल, मुगल सम्राट अकबर के नवरत्न, जिनकी कहानियां हम बचपन से सुनते आए हैं। आम तौर पर उन्हें एक बुद्धिमान सलाहकार, एक हाजिर जवाब दरबारी और एक न्यायप्रिय मित्र के रूप में जाना जाता है। लेकिन यह विश्लेषण बीरबल को एक सर्वथा भिन्न और शायद अधिक उपयुक्त दृष्टिकोण से देखता है, सल्तनत के सबसे बड़े व्यापारी के रूप में। बीरबल का व्यापारिक साम्राज्य किसी भौतिक बाजार में नहीं, बल्कि मुगल दरबार के जटिल, अस्थिर और अवसरवादी गलियारों में फला फूला। उनकी वस्तु सोना चांदी या हीरे जवाहरात नहीं, बल्कि उनकी प्रखर बुद्धि, उनकी अचूक हाजिर जवाबी, उनका त्रुटिहीन तर्क और उनकी मानवीय मनोविज्ञान की गहरी समझ थी। उनके ग्राहक कोई आम नागरिक नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के शहंशाह अकबर स्वयं थे। उनके प्रतिस्पर्धी वे तमाम दरबारी थे जो ईर्ष्या और महत्वाकांक्षा की आग में जलते रहते थे। और उनका मुनाफा केवल धन दौलत नहीं, बल्कि उससे कहीं अधिक मूल्यवान था: विश्वास, प्रभाव, सुरक्षा और एक ऐसी अमर प्रतिष्ठा जो आज सदियों बाद भी जीवित है। यह 10,000 शब्दों का निबंध बीरबल की जीवन यात्रा को एक बिजनेस केस स्टडी के रूप में प्रस्तुत करने का एक प्रयास है। हम यह विश्लेषण करेंगे कि कैसे बीरबल ने अपनी अमूर्त संपत्तियों, इंटेंजिबल एसेट्स का व्यापार कर अपने लिए एक ऐसा स्थान बनाया जिसे कोई छीन नहीं सका। हम उनकी रणनीतियों को आधुनिक व्यापार के सिद्धांतों जैसे ब्रांडिंग, जोखिम प्रबंधन, ग्राहक संबंध प्रबंधन (CRM) और उत्पाद विभेदीकरण के चश्मे से देखेंगे। यह निबंध केवल उनकी चतुराई की कहानियों का संकलन नहीं, बल्कि उन कहानियों में छिपे गहरे व्यापारिक सूत्रों को उजागर करने की एक गंभीर कोशिश है। आइए सल्तनत के इस सबसे बड़े व्यापारी की दुकान में झांकें और उसकी सफलता के रहस्यों को समझने का प्रयास करें। भाग 1: बाजार की समझ। मुगल दरबार एक व्यापारिक केंद्र। किसी भी सफल व्यापारी का पहला गुण होता है अपने बाजार को गहराई से समझना। बीरबल की सफलता का मूल आधार यही था। उन्होंने मुगल दरबार रूपी बाजार की हर नब्ज को पहचाना, उसके मुख्य खिलाड़ी को समझा और वहां चलन में मौजूद मुद्रा के वास्तविक मूल्य को आंका। अध्याय 1: परम ग्राहक और बाजार नियामक। सम्राट अकबर। हर बाजार का एक सबसे बड़ा खिलाड़ी होता है जो उसकी दिशा तय करता है। बीरबल के बाजार में वह खिलाड़ी स्वयं सम्राट अकबर थे। अकबर केवल एक शासक नहीं थे, वे बीरबल के सबसे महत्वपूर्ण और एकमात्र प्रीमियम ग्राहक, प्रीमियम कस्टमर थे। एक सफल व्यापारी की तरह बीरबल ने अपने इस ग्राहक की जरूरतों, इच्छाओं और मनोविज्ञान का गहन अध्ययन किया। ग्राहक की जरूरतें, कस्टमर नीड्स। बीरबल ने यह समझा कि अकबर को केवल चापलूसों की फौज नहीं चाहिए थी। अकबर एक जिज्ञासु, बुद्धिमान और सुधारवादी शासक थे। उन्हें ऐसे सलाहकार की आवश्यकता थी जो
जटिल समस्याओं का सरल समाधान दे सके। प्रशासनिक और न्यायिक मामलों में अकबर को एक ऐसे दिमाग की जरूरत थी जो उलझी हुई गुत्थियों को सुलझा सके, उन्हें बौद्धिक रूप से चुनौती दे सके। अकबर को सपाट उत्तर पसंद नहीं थे। उन्हें ऐसे संवाद में आनंद आता था जो उन्हें सोचने पर मजबूर करे, उनका मनोरंजन कर सके। दिन भर के राजकीय तनाव के बाद उन्हें एक ऐसे साथी की जरूरत थी जो अपनी हाजिर जवाबी से माहौल को हल्का कर सके। एक ईमानदार आलोचक हो। अकबर को ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो सच बोलने का साहस रखता हो, भले ही वह कड़वा हो। ग्राहक का मनोविज्ञान, कस्टमर साइकोलॉजी। बीरबल अकबर के मनोविज्ञान को पढ़ने में माहिर थे। वे जानते थे कि अकबर कब गंभीर हैं, कब मजाक के मूड में हैं और कब उनके अहंकार को चोट पहुंची है। वे अपनी पिच, बात रखने का तरीका को अकबर की मनोदशा के अनुसार बदलते थे। जब अकबर क्रोधित होते तो वे सीधे टकराव से बचते और अपनी बात अप्रत्यक्ष रूप से रखते, जैसा कि बीरबल की खिचड़ी की कहानी में दिखता है। जब अकबर जिज्ञासु होते तो वे उन्हें एक पहेली या कहानी के माध्यम से उत्तर देते। यह ग्राहक की भावनाओं को समझने और उसके अनुसार अपनी सेवा को ढालने का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसे आज की दुनिया में इमोशनल इंटेलिजेंस इन सेल्स कहा जाता है। ग्राहक के साथ संबंध बनाना, बिल्डिंग द रिलेशनशिप। बीरबल ने अकबर के साथ केवल एक पेशेवर संबंध नहीं बनाया, बल्कि एक गहरी दोस्ती का रिश्ता कायम किया। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी ग्राहक संबंध प्रबंधन, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट (CRM) की रणनीति थी। वे अकबर के साथ शिकार पर जाते, उनकी निजी चिंताओं को सुनते और उनके सुख दुख में भागीदार बनते। यह गहरा रिश्ता एक लॉयल्टी प्रोग्राम की तरह था, जिसने यह सुनिश्चित किया कि प्रतिस्पर्धियों, अन्य दरबारियों के किसी भी प्रयास के बावजूद उनका ग्राहक हमेशा उनके प्रति वफादार बना रहे। संक्षेप में, बीरबल ने अकबर को केवल एक राजा के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे ग्राहक के रूप में देखा जिसकी विशिष्ट जरूरतों को पूरा करके ही इस बाजार में टिका जा सकता है। उनकी पूरी व्यापारिक रणनीति इसी एक ग्राहक को संतुष्ट, प्रसन्न और अपने साथ बनाए रखने पर केंद्रित थी। अध्याय 2, व्यापार की वस्तुएं, बुद्धि, न्याय और प्रतिष्ठा की अमूर्त संपत्तियां। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं की गुणवत्ता के लिए जाना जाता है। बीरबल के उत्पाद भौतिक नहीं, बल्कि बौद्धिक और नैतिक थे। ये वे अमूर्त संपत्तियां थीं जिनकी मुगल दरबार में भारी मांग थी, लेकिन आपूर्ति बहुत कम थी। प्रमुख उत्पाद, समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग। बीरबल का सबसे बिकाऊ उत्पाद था समाधान। चाहे वह दो औरतों के बीच बच्चे का विवाद हो, असली मां कौन, या शहर में कौओं की गिनती का असंभव कार्य, बीरबल हमेशा एक ऐसा समाधान लेकर आते थे जो तार्किक, चतुर और स्वीकार्य होता था। उन्होंने खुद को एक कंसल्टेंट के रूप में स्थापित किया, जो सल्तनत की सबसे जटिल समस्याओं को हल कर सकता था। प्रीमियम सेवा, न्याय, जस्टिस। बीरबल ने न्याय को अपनी एक प्रीमियम सेवा के रूप में पेश किया, जहां अन्य दरबारी पक्षपात और भ्रष्टाचार में लिप्त हो सकते थे। बीरबल की छवि एक निष्पक्ष, न्यायप्रिय व्यक्ति की थी। चोर की दाढ़ी में तिनका जैसी कहानियां दिखाती हैं कि कैसे वे मनोविज्ञान का उपयोग करके सच को सामने लाते थे। इस सेवा ने उन्हें नैतिक अधिकार प्रदान किया और जनता के बीच उनकी ब्रांड इमेज को मजबूत किया। एंटरटेनमेंट पैकेज, हाजिर जवाबी और विनोद, विट एंड ह्यूमर। बीरबल जानते थे कि हर समय गंभीर बातें नहीं की जा सकती। उन्होंने अपनी हाजिर जवाबी और विनोद को एक एंटरटेनमेंट पैकेज के रूप में इस्तेमाल किया। यह पैकेज न केवल अकबर का मनोरंजन करता था, बल्कि तनावपूर्ण माहौल को हल्का करने और अपनी बात को अधिक प्रभावी ढंग से रखने में भी मदद करता था। रेखा को छोटा करना या सबसे बड़ा मूर्ख कौन जैसी कहानियां उनकी इस क्षमता का प्रमाण हैं। दीर्घकालिक संपत्ति, प्रतिष्ठा और विश्वास।
रेप्यूटेशन एंड ट्रस्ट यह बीरबल की सबसे मूल्यवान संपत्ति थी। यह रातों रात नहीं बनी थी, बल्कि हर सौदा, हर मामले में ईमानदारी और उत्कृष्टता का प्रदर्शन करके धीरे धीरे अर्जित की गई थी। उनकी प्रतिष्ठा एक ऐसी गुडविल थी जिसके कारण लोग अपनी सबसे कठिन समस्याएं लेकर उनके पास आते थे और सम्राट उन पर आंख मूंदकर भरोसा करते थे। आज के कॉरपोरेट जगत में ब्रांड ट्रस्ट को बनाने में दशकों लग जाते हैं और बीरबल ने इसे अपनी व्यापारिक नीति का केंद्र बनाया था। बीरबल ने यह समझा कि भौतिक संपत्ति अस्थायी होती है, लेकिन ज्ञान, प्रतिष्ठा और विश्वास जैसी अमूर्त संपत्तियां स्थायी होती हैं और समय के साथ उनका मूल्य बढ़ता है। उन्होंने अपना सारा ध्यान इन्हीं संपत्तियों को विकसित करने और उनका व्यापार करने में लगाया। अध्याय 3 प्रतिस्पर्धी और बाजार के जोखिम। ईर्ष्या का व्यापार। कोई भी बाजार बिना प्रतिस्पर्धा के नहीं होता। मुगल दरबार ईर्ष्यालु और महत्वाकांक्षी व्यापारियों से भरा था जो बीरबल की सफलता से जलते थे और उन्हें नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। प्रतिस्पर्धियों की रणनीति अन्य दरबारियों की मुख्य रणनीति थी। उत्पाद की नकल, प्रोडक्ट इमिटेशन। वे बीरबल की तरह बुद्धिमान और चतुर दिखने की कोशिश करते थे, लेकिन उनमें मौलिकता की कमी थी। बाजार में अफवाह फैलाना, स्प्रेडिंग रूमर्स। वे अक्सर अकबर के कान भरकर बीरबल के खिलाफ अफवाहें फैलाते थे ताकि उनकी ब्रांड इमेज को नुकसान पहुंचाया जा सके। असंभव चुनौतियां खड़ी करना, क्रिएटिंग इम्पॉसिबल चैलेंजेस। वे जानबूझकर ऐसी स्थितियां पैदा करते थे जहां बीरबल असफल हो जाएं। घोड़े को पढ़ाना या कौओं की गिनती जैसी चुनौतियां इसी का परिणाम थीं। उनका उद्देश्य बीरबल को डिफॉल्टर साबित करना था। बाजार के जोखिम, मार्केट रिस्क्स। इस बाजार में कई जोखिम थे। नियामक का क्रोध, रेगुलेटर्स डिस्प्लेजर। अकबर का क्रोध सबसे बड़ा जोखिम था। एक गलत कदम या एक गलत शब्द आपको अर्श से फर्श पर ला सकता था। राजनीतिक अस्थिरता, पॉलिटिकल वॉलेटिलिटी। दरबार की राजनीति अत्यंत अस्थिर थी। आज का दोस्त कल का दुश्मन हो सकता था। बाजार में हेरफेर, मार्केट मैनिपुलेशन। प्रतिस्पर्धी गुट बनाकर बीरबल को अलग थलग करने और उनके खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश करते थे। बीरबल इन प्रतिस्पर्धियों और जोखिमों से भलीभांति परिचित थे। उन्होंने कभी भी अपने प्रतिस्पर्धियों को कम नहीं आंका। इसके बजाय उन्होंने ऐसी व्यापारिक रणनीतियां विकसित की जो न केवल इन जोखिमों से उनकी रक्षा करती थीं, बल्कि अक्सर प्रतिस्पर्धियों के जाल को ही उनके खिलाफ इस्तेमाल कर लेती थीं। भाग 2 बीरबल की व्यापारिक रणनीतियां, सफलता के सूत्र। एक व्यापारी की सफलता केवल बाजार की समझ पर नहीं, बल्कि उसकी रणनीतियों पर निर्भर करती है। बीरबल ने ऐसी अचूक रणनीतियां अपनाई जो आज के एमबीए छात्रों के लिए भी एक पाठ हैं। रणनीति 1 ब्रांड। बीरबल का निर्माण, विश्वास और प्रतिष्ठा की पूंजी। बिल्डिंग ब्रांड बीरबल, द कैपिटल ऑफ ट्रस्ट एंड रेप्यूटेशन। आधुनिक व्यापार में ब्रांड केवल एक लोगो या नाम नहीं है, यह एक वादा है। बीरबल ने खुद को एक ब्रांड के रूप में स्थापित किया जिसका वादा था बुद्धिमत्ता, न्याय और विश्वसनीयता। ब्रांड की पहचान, ब्रांड आइडेंटिटी। बीरबल की पहचान एक ऐसे व्यक्ति के रूप में थी जो किसी भी समस्या का समाधान कर सकता है। उन्होंने लगातार इस पहचान को मजबूत किया। जब भी कोई जटिल मामला आता तो दरबारियों और यहां तक कि अकबर की पहली प्रतिक्रिया होती थी, बीरबल को बुलाओ, यह गॉट अ प्रॉब्लम। कॉल बीरबल वाली ब्रांडिंग थी। ब्रांड की निरंतरता, ब्रांड कंसिस्टेंसी। एक मजबूत ब्रांड निरंतर होता है। बीरबल ने अपने हर कार्य में, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, अपने ब्रांड के मूल्यों, बुद्धि, न्याय का प्रदर्शन किया। उन्होंने कभी भी दोहरा मापदंड नहीं अपनाया। उनकी विश्वसनीयता ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी। केस स्टडी। असली मां कौन? जब 2 औरतें एक बच्चे के लिए लड़ती हुई दरबार में आईं, तो यह बीरबल के ब्रांड के लिए एक परीक्षा थी।
यह मामला उनके न्याय और बुद्धिमत्ता के वादे को परखने वाला था। बीरबल का समाधान क्रूर लग सकता था, लेकिन यह मानवीय मनोविज्ञान की गहरी समझ पर आधारित था। उन्होंने जल्लाद को बच्चे के 2 टुकड़े करने का आदेश दिया। उनकी परिकल्पना सरल थी, असली माँ अपने बच्चे को मरते हुए नहीं देख सकती, चाहे वह उसे मिले या न मिले। नकली माँ की ईर्ष्या उसकी ममता पर हावी हो जाएगी। जैसे ही एक माँ रोने गिड़गिड़ाने लगी और बच्चा दूसरी औरत को देने के लिए तैयार हो गई, बीरबल को अपना जवाब मिल गया। इस एक फैसले ने ब्रांड बीरबल को और मजबूत कर दिया। उन्होंने यह साबित कर दिया कि उनका ब्रांड केवल बातें नहीं करता, बल्कि परिणाम देता है। आधुनिक सबक: आज की कंपनियां जैसे टाटा या एप्पल अपनी प्रतिष्ठा और ग्राहक के विश्वास पर अरबों डॉलर खर्च करती हैं। वे जानती हैं कि एक बार विश्वास टूट जाने पर उसे वापस बनाना लगभग असंभव है। बीरबल ने सदियों पहले यह सबक सीख लिया था। उन्होंने अपने हर सौदे को अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने का एक अवसर माना। रणनीति 2: जोखिम प्रबंधन और हेजिंग। हर सौदे में सुरक्षा, रिस्क मैनेजमेंट एंड हेजिंग, सिक्योरिटी इन एवरी डील। एक अच्छा व्यापारी जोखिम से डरता नहीं, उसका प्रबंधन करता है। बीरबल जोखिम प्रबंधन के उस्ताद थे। वे अक्सर ऐसी स्थिति बना देते थे जहां वे हार ही नहीं सकते थे। जोखिम का आकलन: बीरबल हर चुनौती के पीछे छिपे जोखिम का तुरंत आकलन कर लेते थे। वे समझते थे कि चुनौती का उद्देश्य उनकी बुद्धि को परखना कम और उन्हें अपमानित करना अधिक है। हेजिंग की कला: हेजिंग का अर्थ है अपने जोखिम को कम करने के लिए एक जवाबी स्थिति लेना। बीरबल के उत्तर अक्सर हेज्ड होते थे, जो हर संभावित परिणाम को कवर करते थे। केस स्टडी: आगरा में कितने कौवे हैं? यह प्रश्न एक क्लासिक जाल था। कोई भी संख्या बताई जाती, वह गलत साबित की जा सकती थी। यह एक ऐसा सौदा था जिसमें 100% नुकसान की गारंटी थी। लेकिन बीरबल ने इसे एक हेज्ड उत्तर से मुनाफे के सौदे में बदल दिया। उन्होंने कहा, महाराज, ठीक 99,999 कौवे हैं। फिर उन्होंने अपनी हेजिंग की शर्तें सामने रखीं। अगर ज्यादा निकले तो कुछ कौवे अपने रिश्तेदारों से मिलने बाहर से आए हुए हैं। कवरिंग द अपसाइड रिस्क: अगर कम निकले तो हमारे शहर के कुछ कौवे अपने रिश्तेदारों के यहां बाहर गए हुए हैं। कवरिंग द डाउनसाइड रिस्क: यह उत्तर अकाट्य था। उन्होंने एक ऐसी स्थिति बना दी जहां उनका दावा किसी भी सूरत में गलत साबित नहीं हो सकता था। यह वित्तीय बाजार में ऑप्शन स्ट्रैटेजी, जैसे स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल, का एक मौखिक रूप है, जहां एक व्यापारी बाजार की दिशा की परवाह किए बिना लाभ कमाने की स्थिति में होता है। आधुनिक सबक: सफल निवेशक और व्यवसायी हमेशा अपनी जोखिम प्रबंधन रणनीतियों पर काम करते हैं। वे विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन, बीमा, इंश्योरेंस और डेरिवेटिव्स का उपयोग करके अपने जोखिम को कम करते हैं। बीरबल ने दिखाया कि सबसे बड़ा जोखिम प्रबंधन उपकरण आपका दिमाग है, जो किसी भी स्थिति के लिए एक सुरक्षित निकास मार्ग, एग्जिट स्ट्रैटेजी, तैयार कर सकता है। रणनीति 3: उत्पाद विभेदीकरण, बुद्धि के अनेक रूप, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, द मैनी फॉर्म्स ऑफ इंटेलेक्ट। एक ही उत्पाद पर निर्भर रहना जोखिम भरा हो सकता है। एक चतुर व्यापारी अपने उत्पादों में विविधता लाता है ताकि वह विभिन्न प्रकार के ग्राहकों और स्थितियों को संभाल सके। बीरबल की बुद्धि एक आयामी नहीं थी, यह एक विविध उत्पाद श्रृंखला थी। हाजिर जवाबी, क्विक विट: यह उनका फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड FMCG था, त्वरित, प्रभावी और अक्सर इस्तेमाल होने वाला। तार्किक विश्लेषण, लॉजिकल एनालिसिस: यह उनकी प्रीमियम कंसल्टिंग सेवा थी, जिसका उपयोग वे गंभीर न्यायिक और प्रशासनिक मामलों में करते थे। रचनात्मक सोच, क्रिएटिव थिंकिंग: रेखा को छोटा कैसे करें जैसी समस्याओं के लिए वे आउट ऑफ द बॉक्स समाधान पेश करते थे।
उन्होंने समस्या को हल करने के बजाय उसके संदर्भ को बदलकर एक नया दृष्टिकोण दिया। कूटनीतिक कौशल, डिप्लोमेटिक स्किल्स। बीरबल केवल एक दरबारी नहीं थे, बल्कि एक कुशल कूटनीतिज्ञ भी थे, जिन्हें अकबर अक्सर महत्वपूर्ण मिशनों पर भेजते थे। प्रशासनिक क्षमता, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेन उन्हें जागीरें दी गईं और उन्होंने एक सक्षम प्रशासक के रूप में भी खुद को साबित किया। यह उत्पाद विभेदीकरण सुनिश्चित करता था कि बीरबल हर स्थिति में प्रासंगिक बने रहें। यदि दरबार में मनोरंजन की जरूरत है, तो उनके पास हाजिर जवाबी है। यदि कोई गंभीर संकट है, तो उनके पास विश्लेषणात्मक कौशल है। इस विविधता ने उन्हें दरबार का एक अनिवार्य और अपरिहार्य संसाधन बना दिया। आधुनिक सबक। आज की दुनिया में विशेषज्ञता महत्वपूर्ण है, लेकिन अनुकूलनशीलता और एक विविध कौशल सेट होना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। जो पेशेवर या कंपनियां खुद को लगातार अपस्किल करती हैं और नई चुनौतियों के लिए नए कौशल विकसित करती हैं, वे लंबी दौड़ में सफल होती हैं। बीरबल एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का जीता जागता उदाहरण थे। रणनीति 4, सूचना प्रबंधन और आपूर्ति श्रृंखला। जमीन से जुड़ी पकड़, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड सप्लाई चेन, अ ग्राउंडेड ग्रिप। एक व्यापारी के लिए सही समय पर सही जानकारी सोने से भी ज्यादा कीमती होती है। बीरबल की एक सबसे बड़ी ताकत थी उनकी सूचना की आपूर्ति श्रृंखला, इंफॉर्मेशन सप्लाई चेन, जो सीधे सल्तनत की आम जनता से जुड़ी थी। सूचना का स्रोत, जहां अन्य दरबारी महलों और हवेलियों के वातानुकूलित वातावरण में रहते थे और आम लोगों से कटे हुए थे, वहीं बीरबल अपना बहुत सारा समय आम लोगों के बीच बिताते थे। वे बाजारों में घूमते, लोगों की कहानियां सुनते और उनकी समस्याओं को समझते। यह उन्हें जमीनी हकीकत, ग्राउंड रियलिटी का एक ऐसा दृष्टिकोण प्रदान करता था जो किसी और के पास नहीं था। सूचना का विश्लेषण। बीरबल केवल जानकारी इकट्ठा नहीं करते थे, वे उसका विश्लेषण करते थे। उन्होंने मानव स्वभाव, सामाजिक रीति रिवाजों और लोगों की कमजोरियों का एक विशाल डेटाबेस अपने दिमाग में बना रखा था। केस स्टडी। चोर की दाढ़ी में तिनका। जब एक व्यापारी के घर चोरी हुई और उसे अपने नौकरों पर शक हुआ, तो बीरबल ने किसी जासूसी या पूछताछ का सहारा नहीं लिया। उन्होंने अपनी मनोवैज्ञानिक डेटाबेस का उपयोग किया। उन्होंने सभी नौकरों को बराबर लंबाई की छड़ियां दी और कहा कि चोर की छड़ी सुबह तक 1 इंच लंबी हो जाएगी। यह उत्पाद, जादुई छड़ी, नकली था, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान, मनोविज्ञान असली था। वे जानते थे कि दोषी व्यक्ति का विवेक उसे दंडित करेगा और वह डर के मारे कोई तर्कहीन कदम उठाएगा। चोर ने अपनी छड़ी को पहले से ही 1 इंच छोटा कर दिया, यह सोचकर कि जब वह लंबी होगी तो बराबर हो जाएगी। इसी एक मूर्खतापूर्ण कार्य ने उसे पकड़वा दिया। यह मानव मनोविज्ञान की गहरी समझ का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जो बीरबल को उनकी आपूर्ति श्रृंखला यानी लोगों के बीच रहने से प्राप्त हुई थी। आधुनिक सबक। आज के युग में डेटा इज द न्यू ऑयल कहा जाता है। कंपनियां बाजार अनुसंधान, मार्केट रिसर्च और डेटा एनालिटिक्स पर भारी निवेश करती हैं ताकि वे अपने ग्राहकों को बेहतर ढंग से समझ सकें। बीरबल सदियों पहले एक परिष्कृत डेटा एनालिस्ट थे, जो गुणात्मक डेटा, लोगों की कहानियां और व्यवहार का विश्लेषण करके अचूक निष्कर्ष निकालते थे। भाग 3, व्यापार का विस्तार और विरासत। एक अमर आईपीओ। एक महान व्यापारी केवल लाभ नहीं कमाता, वह एक विरासत बनाता है। बीरबल का अंतिम लक्ष्य केवल दरबार में अपना स्थान सुरक्षित करना नहीं था, बल्कि एक ऐसी विरासत बनाना था जो समय की कसौटी पर खरी उतरे। अध्याय 1, व्यापार का विस्तार, दरबार से परे, बिजनेस एक्सपांशन बियॉन्ड द कोर्ट। बीरबल ने अपने व्यापार को दरबार की सीमाओं से बाहर भी फैलाया। अकबर ने उनकी क्षमताओं को पहचानते हुए उन्हें महत्वपूर्ण प्रशासनिक और सैन्य भूमिकाएं सौंपीं।
उन्हें कालिंजर की जागीर दी गई, जहां उन्होंने एक कुशल प्रशासक के रूप में काम किया। उन्हें यूसुफजई कबीले के खिलाफ एक सैन्य अभियान का नेतृत्व करने के लिए भी भेजा गया, हालांकि यह अभियान दुखद रूप से उनकी मृत्यु का कारण बना। यह दिखाता है कि बीरबल का बिजनेस मॉडल स्केलेबल था। जो कौशल, समस्या समाधान, रणनीति, लोगों को समझना, दरबार में काम करते थे, वे प्रशासन और युद्ध के मैदान में भी उतने ही प्रासंगिक थे। उन्होंने साबित कर दिया कि वे केवल एक दरबारी उत्पाद नहीं, बल्कि एक बहुमुखी लीडर थे। अध्याय 2, अंतिम सौदा, शहादत और अमरता। यूसुफजई के खिलाफ सैन्य अभियान में बीरबल की मृत्यु उनके जीवन का सबसे दुखद अध्याय है। एक व्यापारी के दृष्टिकोण से यह एक बुरा निवेश या एक गलत सौदा लग सकता है। वे एक बुद्धिजीवी थे, योद्धा नहीं। लेकिन एक गहरे स्तर पर यह उनके ब्रांड के प्रति उनकी अंतिम प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने अपने सम्राट के आदेश का पालन करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। उनकी मृत्यु ने उनके जीवन की कहानी को एक दुखद लेकिन वीर अंत दिया। अकबर पर उनकी मृत्यु का गहरा प्रभाव पड़ा। कहा जाता है कि वे कई दिनों तक शोक में डूबे रहे और उन्होंने कहा कि बीरबल का जाना उनके लिए एक ऐसा नुकसान था जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। यह एक ग्राहक की अपने सबसे मूल्यवान आपूर्तिकर्ता के प्रति अंतिम श्रद्धांजलि थी। अध्याय 3, बीरबल का आईपीओ, एक अमर विरासत, बीरबल्स आईपीओ, एन इमॉर्टल लेगेसी। एक कंपनी का आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, तब होता है जब वह पहली बार अपने शेयर जनता को बेचती है, जिससे वह एक सार्वजनिक संपत्ति बन जाती है। बीरबल ने अपने जीवन में कोई आईपीओ लॉन्च नहीं किया, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उनकी कहानियों ने उनके लिए यह काम किया। सार्वजनिक संपत्ति, बीरबल की कहानियां और उनकी बुद्धिमत्ता लोककथाओं का हिस्सा बन गईं। वे किसी एक दरबार या एक सम्राट की संपत्ति नहीं रहे, बल्कि पूरी भारतीय जनता की साझा विरासत बन गए। उनका ब्रांड सार्वजनिक हो गया। अनंत लाभांश, इन्फिनिट डिविडेंड्स। आज भी उनकी कहानियां हमें हंसाती हैं, हमें सिखाती हैं और हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। वे पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान और मनोरंजन का लाभांश दे रही हैं। मूल्य में वृद्धि, वैल्यू अप्रिशिएशन। समय के साथ बीरबल के ब्रांड का मूल्य कम नहीं हुआ, बल्कि और बढ़ गया है। वे केवल एक ऐतिहासिक चरित्र नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता के एक शाश्वत प्रतीक बन गए हैं। यह किसी भी व्यापारी के लिए अंतिम सफलता है, एक ऐसा उत्पाद या ब्रांड बनाना जो निर्माता के जाने के बाद भी जीवित रहे और पीढ़ियों तक मूल्य प्रदान करता रहे। बीरबल ने धनदौलत का साम्राज्य नहीं, बल्कि कहानियों और बुद्धिमत्ता का एक ऐसा साम्राज्य बनाया जो आज भी फलता फूलता है। निष्कर्ष, व्यापारी जो राजाओं से बड़ा था। बीरबल की कहानियों को फिर से पढ़ना, लेकिन एक व्यापारी के चश्मे से, हमें उनकी प्रतिभा का एक बिल्कुल नया आयाम दिखाता है। वे केवल एक मजाकिया दरबारी नहीं थे, वे एक रणनीतिकार, एक मनोवैज्ञानिक, एक ब्रांड मैनेजर और एक जोखिम विश्लेषक थे, जो एक ही व्यक्ति में समाहित थे। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सबसे बड़ा व निश्चित रूप से प्रस्तुत है। बीरबल की निवेश नीति पर एक विस्तृत शब्दों का विश्लेषणात्मक निबंध। यह निबंध बीरबल की बुद्ध को आधुनिक निवेश सिद्धांतों के साथ जोड़कर एक अद्वितीय दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। बीरबल की निवेश नीति, बुद्धि, विवेक और दूरदर्शिता का शाही खजाना। प्रस्तावना, एक परिचय। जब हम निवेश शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, सोना और संपत्ति की तस्वीरें उभरती हैं। हम वॉरेन बफे, बेंजामिन ग्राहम या राकेश झुनझुनवाला जैसे नामों के बारे में सोचते हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि निवेश के सिद्धांत केवल वित्तीय बाजारों तक ही सीमित नहीं हैं?
वे जीवन संबंधों, ज्ञान और शासन कला में भी उतने ही प्रासंगिक हैं। यदि हम इतिहास के पन्नों को पलटें और एक ऐसे व्यक्ति की तलाश करें जिसका पूरा जीवन ही एक सफल और दीर्घकालिक निवेश का सबसे बड़ा उदाहरण हो, तो मुगल सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक बीरबल का नाम सबसे पहले आता है। बीरबल, जिनका मूल नाम महेश दास था, कोई स्टॉक ब्रोकर या वित्तीय सलाहकार नहीं थे। उनके पास कोई डीमैट खाता नहीं था और न ही उन्होंने कभी किसी कंपनी के आईपीओ में पैसा लगाया। फिर भी उनका जीवन और उनके द्वारा लिए गए निर्णय निवेश नीति की एक ऐसी गहन पाठशाला हैं जो आज के सबसे परिष्कृत निवेशकों के लिए भी प्रासंगिक है। बीरबल का निवेश धन में नहीं बल्कि बुद्धि में था। उनका पोर्टफोलियो संपत्तियों का नहीं बल्कि संबंधों, ज्ञान, प्रतिष्ठा और दूरदर्शिता का था। उनका बाजार आगरा का मुगलिया दरबार था, एक ऐसा स्थान जो अस्थिरता, प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या और अप्रत्याशित अवसरों से भरा हुआ था, ठीक वैसे ही जैसे आज का स्टॉक मार्केट। इस 10,000 शब्दों के विस्तृत विश्लेषण में हम बीरबल की रणनीतियों को आधुनिक निवेश के सिद्धांतों के चश्मे से देखेंगे। हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे बीरबल की नीतियां, जो उन्होंने दरबार की जटिल समस्याओं को सुलझाने के लिए अपनाई, आज के निवेशकों को एक सफल और टिकाऊ पोर्टफोलियो बनाने में मदद कर सकती हैं। यह निबंध बीरबल की कहानियों को केवल मनोरंजन के रूप में नहीं बल्कि प्रबंधन और वित्तीय बुद्धिमत्ता के केस स्टडी के रूप में प्रस्तुत करेगा। हम बीरबल के जीवन को 6 मुख्य निवेश सूत्रों में विभाजित करेंगे जो उनकी सफलता के मूल स्तंभ थे। यह केवल बीरबल की प्रशंसा नहीं बल्कि उनकी कालातीत बुद्धि को समझने और उसे अपने जीवन में लागू करने का एक गंभीर प्रयास है। भाग 1, नीति का दार्शनिक आधार। किसी भी सफल निवेश नीति के पीछे एक मजबूत दार्शनिक आधार होता है। यह दर्शन ही निवेशक को बाजार के उतार चढ़ाव में शांत और केंद्रित रहने में मदद करता है। बीरबल की नीति का आधार भी अत्यंत सुदृढ़ था, जो 2 मुख्य विचारों पर टिका था: धन का वास्तविक अर्थ और मुगल दरबार रूपी बाजार की गहरी समझ। अध्याय 1, धन का वास्तविक अर्थ। बीरबल की दृष्टि में संपत्ति। आधुनिक वित्तीय दुनिया अक्सर नेट वर्थ को संख्याओं में मापती है। आपके पास कितनी संपत्ति है, कितने शेयर हैं, कितना सोना है। लेकिन बीरबल की परिभाषा इससे कहीं अधिक व्यापक और गहरी थी। उनके लिए सच्ची संपत्ति वह नहीं थी जिसे गिना जा सके, बल्कि वह थी जिस पर भरोसा किया जा सके। ज्ञान ही परम धन है। बीरबल यह समझते थे कि भौतिक संपत्ति अस्थायी होती है। चोर उसे चुरा सकते हैं, युद्ध उसे नष्ट कर सकते हैं और समय उसे क्षीण कर सकता है। लेकिन ज्ञान एक ऐसी संपत्ति है जो हमेशा आपके साथ रहती है। यह आपके मस्तिष्क में बंद एक ऐसा खजाना है जिसे कोई छीन नहीं सकता। बीरबल ने अपना जीवन भाषाओं, संस्कृतियों, मानव मनोविज्ञान और तर्कशास्त्र को सीखने में निवेश किया। यही ज्ञान उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी जिसने उन्हें हर मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकाला। जब एक विद्वान ने दरबार में आकर चुनौती दी कि कोई उसकी मातृभाषा का पता नहीं लगा सकता, तो सभी दरबारी असफल रहे। बीरबल ने रात में उस पर ठंडा पानी डालकर उसकी नींद में बड़बड़ाहट से उसकी मातृभाषा का पता लगा लिया। यह ज्ञान और मनोविज्ञान में उनके निवेश का प्रतिफल था, जिसने उन्हें सम्राट की नजरों में और भी ऊंचा उठा दिया। आधुनिक सबक। आज के निवेशक अक्सर नवीनतम हॉट स्टॉक या टिप के पीछे भागते हैं। बीरबल की नीति हमें सिखाती है कि सबसे अच्छा निवेश स्वयं पर किया गया निवेश है। किताबें पढ़ें, कोर्स करें, अपने उद्योग को समझें, कंपनियों की बैलेंस शीट का अध्ययन करें। ज्ञान वह अल्फा है जिसे कोई एल्गोरिथम पूरी तरह से दोहरा नहीं सकता। आपका ज्ञान ही आपको अच्छी कंपनियों को बुरी कंपनियों से अलग करने और बाजार के शोर से विचलित न होने में मदद करेगा।
प्रतिष्ठा और विश्वास। गुडविल। बीरबल की दूसरी सबसे बड़ी संपत्ति उनकी प्रतिष्ठा थी। उनकी ईमानदारी, न्यायप्रियता और निष्पक्षता की ख्याति पूरे साम्राज्य में फैली हुई थी। लोगों को विश्वास था कि बीरबल कभी अन्याय नहीं करेंगे। यह विश्वास एक अमूर्त संपत्ति, इंटेंजिबल एसेट थी, जिसकी कीमत किसी भी हीरे जवाहरात से अधिक थी। जब भी कोई जटिल मामला आता, सम्राट अकबर अन्य दरबारियों के बजाय बीरबल पर भरोसा करते थे। यह ब्रांड बीरबल की ताकत थी। आधुनिक सबक। कॉरपोरेट जगत में गुडविल एक महत्वपूर्ण लेखांकन शब्द है। यह किसी कंपनी की प्रतिष्ठा और ब्रांड मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। टाटा समूह या इन्फोसिस जैसी कंपनियां केवल अपने उत्पादों के कारण महान नहीं हैं, बल्कि अपने नैतिक आचरण और भरोसे के कारण भी हैं। एक निवेशक के रूप में ऐसी कंपनियों में निवेश करना जो मजबूत नैतिक मूल्यों और अच्छी प्रतिष्ठा रखती हैं, दीर्घकालिक रूप से अधिक सुरक्षित और लाभदायक होता है। संबंधों का नेटवर्क। बीरबल का सम्राट अकबर के साथ संबंध उनकी सफलता का केंद्र था, लेकिन उनका नेटवर्क केवल वहीं तक सीमित नहीं था। वे आम लोगों से भी जुड़े रहते थे, उनकी समस्याओं को सुनते थे और उनकी मदद करते थे। यह नेटवर्क उन्हें जमीनी हकीकत और महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता था, जो दरबार के वातानुकूलित माहौल में उपलब्ध नहीं थी। यह सूचना का लाभ, इंफॉर्मेशन आर्बिट्रेज, उन्हें अपने प्रतिद्वंद्वियों पर बढ़त देता था। आधुनिक सबक। एक सफल निवेशक अकेला नहीं होता। उसका सलाहकारों, विश्लेषकों और अन्य निवेशकों का एक नेटवर्क होता है। अपने नेटवर्क में निवेश करना, विचारों का आदान प्रदान करना और विभिन्न दृष्टिकोणों को समझना आपको बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। इस प्रकार बीरबल का दर्शन हमें सिखाता है कि सच्ची संपत्ति का निर्माण केवल पैसा जमा करने से नहीं, बल्कि ज्ञान, चरित्र और संबंधों को विकसित करने से होता है। यह एक समग्र दृष्टिकोण है जो वित्तीय सुरक्षा के साथ साथ मानसिक शांति भी सुनिश्चित करता है। अध्याय 2। मुगल दरबार का बाजार, अस्थिरता और अवसर। बीरबल का कार्यक्षेत्र। मुगल दरबार किसी भी आधुनिक वित्तीय बाजार का एक आदर्श रूपक है। इसे समझकर हम बीरबल की रणनीतियों की सराहना बेहतर ढंग से कर सकते हैं। बाजार नियामक, दी मार्केट रेगुलेटर। सम्राट अकबर इस बाजार के सीबीआई या आरबीआई थे। वे नियम बनाते थे, निर्णय देते थे और बाजार की दिशा तय करते थे। उनकी मनोदशा, उनके फरमान और उनकी नीतियां बाजार में भारी उतार चढ़ाव ला सकती थीं। एक निवेशक बीरबल के लिए यह समझना महत्वपूर्ण था कि नियामक अकबर क्या सोच रहा है और उसकी प्राथमिकताएं क्या हैं। बीरबल ने अकबर के मनोविज्ञान को समझने में महारत हासिल कर ली थी। बाजार के प्रतिभागी, मार्केट पार्टिसिपेंट्स, दरबार के अन्य मंत्री और सलाहकार प्रतिस्पर्धी थे। कुछ बुल तेजी लाने वाले थे जो हमेशा सकारात्मक पक्ष दिखाते थे, जबकि कई बियर मंदी लाने वाले थे जो ईर्ष्या और द्वेष से भरे थे और बीरबल को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। ये दरबारी अक्सर बाजार में हेरफेर, मार्केट मैनिपुलेशन करने की कोशिश करते थे, अफवाहें फैलाते थे और सम्राट को गुमराह करने का प्रयास करते थे। बाजार की अस्थिरता, मार्केट वॉलेटिलिटी। दरबार का माहौल बेहद अस्थिर था। एक छोटी सी गलती, एक गलत शब्द या एक गलत निर्णय किसी को भी अर्श से फर्श पर ला सकता था। सैन्य अभियान, विदेशी दूतों का आगमन या कोई शाही फरमान बाजार में अचानक उथल-पुथल मचा सकता था। यह आज के बाजार की तरह ही था, जहां एक भूराजनीतिक घटना या एक केंद्रीय बैंक की घोषणा सूचकांक को हिला सकती है। अवसर, अपॉर्चुनिटीज। इसी अस्थिर और प्रतिस्पर्धी माहौल में अवसर भी छिपे थे। हर समस्या, हर चुनौती, हर सवाल अपने साथ एक अवसर लेकर आता था, अपनी बुद्धि, योग्यता और मूल्य साबित करने का अवसर।
बीरबल की खासियत यह थी कि वे इस अस्थिरता से डरते नहीं थे, बल्कि वे इसे एक अवसर के रूप में देखते थे। वे जानते थे कि जब सब भ्रमित और डरे हुए होते हैं, तभी एक शांत और बुद्धिमान दिमाग सबसे अधिक लाभ कमा सकता है। बीरबल की सफलता इस तथ्य में निहित थी कि उन्होंने इस बाजार की गतिशीलता को गहराई से समझा। वे जानते थे कि कब बोलना है, कब चुप रहना है, किसके साथ गठबंधन करना है और किससे दूरी बनानी है। उन्होंने नियामक अकबर का विश्वास जीता, प्रतिस्पर्धियों दरबारियों की चालों को पहले से भांप लिया और अस्थिरता को अपने लाभ के लिए इस्तेमाल किया। यह समझ ही उनकी निवेश नीति की आधारशिला थी। भाग 2, बीरबल की निवेश नीति के 6 मूल स्तंभ सूत्र। अब हम बीरबल की निवेश नीति के उन 6 प्रमुख सूत्रों का विस्तृत विश्लेषण करेंगे, जिन्होंने उन्हें मुगल दरबार के सबसे सफल निवेशक के रूप में स्थापित किया। प्रत्येक सूत्र को एक कहानी और उसके आधुनिक वित्तीय अनुप्रयोग के साथ समझाया जाएगा। सूत्र 1, ज्ञान में निवेश, सबसे बड़ा मुनाफा। इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज, द ग्रेटेस्ट रिटर्न। सिद्धांत: किसी भी संपत्ति में निवेश करने से पहले उस संपत्ति के बारे में गहन ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य है। अटकलों और अफवाहों पर आधारित निवेश जुए के समान है, जबकि ज्ञान पर आधारित निवेश एक सोची समझी रणनीति है। बीरबल का मानना था कि सबसे सुरक्षित और सबसे अधिक रिटर्न देने वाला निवेश स्वयं के ज्ञान और कौशल को बढ़ाने में किया गया निवेश है। केस स्टडी: सबसे बड़ा मूर्ख कौन। एक बार सम्राट अकबर ने बीरबल से कहा कि वे राज्य के 6 सबसे बड़े मूर्खों को ढूंढ कर लाएं। बीरबल कुछ दिनों बाद 2 लोगों के साथ लौटे। अकबर ने पूछा, मैंने 6 लाने को कहा था, तुम सिर्फ 2 लाए हो। बीरबल ने पहले व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज, यह व्यक्ति बैलगाड़ी पर बैठकर यात्रा कर रहा था, लेकिन अपना सामान अपने सिर पर रखे हुए था। उसका तर्क था कि इससे बैल पर बोझ कम पड़ेगा। यह पहला मूर्ख है। फिर उन्होंने दूसरे व्यक्ति की ओर इशारा किया। यह व्यक्ति अपने घर की छत पर बैठा था और नीचे से गुजर रहे लोगों पर चिल्ला रहा था, क्योंकि उसकी भैंस छत पर चढ़ गई थी और वह चाहता था कि लोग उसे उतारने में मदद करें। यह दूसरा मूर्ख है। अकबर ने पूछा, और बाकी 4 कहाँ हैं? बीरबल ने कहा, महाराज, तीसरा और चौथा मूर्ख वे 2 लोग हैं जिन्होंने इन दोनों की मदद करने का वादा किया। और 5वां? अकबर ने उत्सुकता से पूछा। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाकर कहा, 5वां मूर्ख मैं हूं, जो अपना कीमती समय ऐसे मूर्खों को खोजने में बर्बाद कर रहा है। अकबर हंस पड़े और पूछा, और 6ठा मूर्ख कौन है, बीरबल? बीरबल ने उत्तर दिया, क्षमा करें महाराज, 6ठा मूर्ख वह शासक है जो अपने सबसे भरोसेमंद मंत्री को ऐसे व्यर्थ के काम सौंपता है। यह सुनकर अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की। इस कहानी में बीरबल ने केवल मूर्खों की पहचान नहीं की, उन्होंने मानव स्वभाव, तर्क और प्राथमिकता की अपनी गहरी समझ का प्रदर्शन किया। उन्होंने एक मूर्खतापूर्ण कार्य को शासक को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाने के अवसर में बदल दिया। यह उनके ज्ञान का ही निवेश था जो ऐसे साहसी और चतुर उत्तर के रूप में फलीभूत हुआ। आधुनिक अनुप्रयोग अनुप्रयोग: मौलिक विश्लेषण, फंडामेंटल एनालिसिस। जैसे बीरबल ने मूर्खता के मूल कारण को समझा, वैसे ही एक निवेशक को किसी कंपनी के शेयर खरीदने से पहले उसके फंडामेंटल्स को समझना चाहिए। कंपनी क्या करती है? उसका बिजनेस मॉडल क्या है? उसकी कमाई कैसी है? उस पर कितना कर्ज है? उसका प्रबंधन कैसा है? इन सवालों का जवाब जाने बिना निवेश करना उस व्यक्ति की तरह है जो बैलगाड़ी पर बैठकर बोझ अपने सिर पर रखता है। तकनीकी विश्लेषण, टेक्निकल एनालिसिस। बीरबल ने स्थिति का माहौल और सम्राट की मनोदशा को समझा।
इसी तरह तकनीकी विश्लेषण बाजार के रुझानों, चार्ट पैटर्न और वॉल्यूम का अध्ययन करके बाजार की मनोदशा को समझने का प्रयास करता है। यह आपको प्रवेश और निकास के सही समय का संकेत दे सकता है। स्वशिक्षा, सेल्फ एजुकेशन आज के युग में जानकारी आसानी से उपलब्ध है। वित्तीय ब्लॉग पढ़े, निवेश पर किताबें पढ़े, जैसे बेंजामिन ग्राहम की द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर ऑनलाइन पाठ्यक्रम लें। अपने ज्ञान को लगातार अपडेट करते रहना सबसे अच्छा निवेश है। अफवाहों या हॉट टिप्स पर भरोसा करना आपको छठा मूर्ख बना सकता है, जो बिना सोचे समझे दूसरों के कहने पर अपना पैसा जोखिम में डाल देता है। बीरबल की नीति स्पष्ट है, पहले सीखो फिर कमाओ। सूत्र 2, धैर्य का कोश, समय का सच्चा मूल्य, दी ट्रेजरी ऑफ पेशेंस, दी ट्रू वैल्यू ऑफ टाइम। सिद्धांत, महान संपत्ति रातों रात नहीं बनती, इसमें समय लगता है। धैर्य एक निवेशक का सबसे बड़ा गुण है। बाजार के अल्पकालिक उतार चढ़ाव से घबराकर जल्दबाजी में निर्णय लेना अक्सर नुकसान का कारण बनता है। बीरबल यह समझते थे कि समय सबसे बड़ा मरहम और सबसे बड़ा सहयोगी है। केस स्टडी, घोड़े को पढ़ाना। एक बार एक ईरानी व्यापारी ने सम्राट अकबर को एक शानदार घोड़ा भेंट किया। अकबर को घोड़ा बहुत पसंद आया। उनके ईर्ष्यालु दरबारियों ने बीरबल को फंसाने की योजना बनाई और अकबर से कहा, महाराज, बीरबल इतने बुद्धिमान हैं कि वे किसी को भी कुछ भी सिखा सकते हैं। क्यों न उन्हें यह घोड़ा दिया जाए और कहा जाए कि वे इसे 1 महीने में पढ़ना लिखना सिखा दें। अकबर को यह विचार मजेदार लगा और उन्होंने बीरबल को यही आदेश दिया। बीरबल समझ गए कि यह एक जाल है। यदि वे मना करते तो अपनी बुद्धिमत्ता पर सवाल उठाते, यदि वे हाँ कहते तो एक असंभव कार्य में असफल होते। बीरबल ने शांत भाव से कहा, महाराज, यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन घोड़े जैसे जानवर को सिखाने के लिए समय और एकाग्रता की आवश्यकता होती है। मुझे इसके लिए एक अलग अस्तबल, उत्तम भोजन और 6 महीने का समय चाहिए। अकबर सहमत हो गए। जब बीरबल दरबार से बाहर निकले तो उनके एक मित्र ने पूछा, बीरबल, तुम पागल हो गए हो? तुम एक घोड़े को कैसे पढ़ा सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और कहा, मित्र, मैंने 6 महीने का समय मांगा है। इन 6 महीनों में बहुत कुछ हो सकता है। हो सकता है सम्राट बदल जाएं, हो सकता है घोड़ा मर जाए, या हो सकता है मैं ही न रहूं। मैंने असल में समस्या को नहीं बल्कि समय को खरीदा है। यह कहानी धैर्य और समय के मूल्य पर एक उत्कृष्ट पाठ है। बीरबल ने एक असंभव समस्या का तत्काल समाधान खोजने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय उन्होंने समय खरीदा, यह जानते हुए कि समय के साथ परिस्थितियां बदल सकती हैं और नए समाधान उभर सकते हैं। आधुनिक निवेश अनुप्रयोग। चक्रवृद्धि की शक्ति, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कथित तौर पर चक्रवृद्धि ब्याज को दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। आपका पैसा समय के साथ तेजी से बढ़ता है क्योंकि आप न केवल मूलधन पर बल्कि संचित ब्याज पर भी ब्याज कमाते हैं। एक व्यवस्थित निवेश योजना, सिप, चक्रवृद्धि का लाभ उठाने का एक शानदार तरीका है। जैसे बीरबल ने 6 महीने का समय खरीदा, वैसे ही लंबी अवधि के लिए निवेश करके आप समय को अपना काम करने देते हैं। बाजार के शोर को अनदेखा करना, इग्नोरिंग द मार्केट नॉइज। शेयर बाजार दैनिक आधार पर ऊपर नीचे होता रहता है। समाचार चैनल, विशेषज्ञ और सोशल मीडिया लगातार ब्रेकिंग न्यूज और भविष्यवाणियों से भरे रहते हैं। एक अधीर निवेशक इस शोर से घबराकर गलत समय पर खरीद बिक्री कर सकता है। बीरबल की तरह एक बुद्धिमान निवेशक को दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अल्पकालिक अस्थिरता को नजरअंदाज करना चाहिए। वॉरेन बफे का प्रसिद्ध उद्धरण है,
शेयर बाजार अधीर से धैर्यवान व्यक्ति को पैसा स्थानांतरित करने का एक उपकरण है। दीर्घकालिक निवेश लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। बीरबल ने 6 महीने का लंबा दृष्टिकोण अपनाया। इसी तरह इक्विटी में निवेश करते समय कम से कम 5 से 10 साल का दृष्टिकोण रखना महत्वपूर्ण है। अच्छी मौलिक रूप से मजबूत कंपनियों में निवेश करें और उन्हें बढ़ने का समय दें। समय खराब कंपनियों को खत्म कर देता है और अच्छी कंपनियों को पुरस्कृत करता है। सूत्र 3 जोखिम प्रबंधन खिचड़ी और कौवे। रिस्क मैनेजमेंट द खिचड़ी एंड द क्रोस। सिद्धांत कोई भी निवेश जोखिम से मुक्त नहीं है। एक बुद्धिमान निवेशक जोखिम से भागता नहीं है बल्कि उसका प्रबंधन करता है। इसका अर्थ है जोखिमों को पहचानना, उनका आकलन करना और उन्हें कम करने के लिए रणनीति बनाना। बीरबल जोखिम प्रबंधन के उस्ताद थे। वे हमेशा एक ऐसी स्थिति बनाते थे जहां उनके असफल होने की संभावना न्यूनतम हो। केस स्टडी 1 कौओं की गिनती। एक दिन अकबर ने बीरबल से एक अजीब सवाल पूछा, बीरबल, हमारे शहर आगरा में कितने कौवे हैं? यह एक और जाल था। सटीक संख्या बताना असंभव था। यदि बीरबल कोई संख्या बताते तो दरबारी तुरंत उसकी सत्यता को चुनौती देते। बीरबल ने एक पल सोचा और फिर आत्मविश्वास से उत्तर दिया, महाराज, हमारे शहर में ठीक 99,999 कौवे हैं। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हें इतनी सटीक संख्या कैसे पता? अगर हमने गिने और वे ज्यादा निकले तो? बीरबल ने कहा, महाराज, इसका मतलब है कि कुछ कौवे अपने रिश्तेदारों से मिलने दूसरे शहरों से आए हुए हैं। और अगर वे कम निकले तो? अकबर ने पूछा। बीरबल ने उत्तर दिया, तो इसका मतलब है कि हमारे शहर के कुछ कौवे अपने रिश्तेदारों के यहाँ दूसरे शहरों में गए हुए हैं। अकबर बीरबल के इस जवाब से बहुत प्रसन्न हुए। बीरबल ने एक ऐसा उत्तर दिया जिसे गलत साबित नहीं किया जा सकता था। उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा के जोखिम को पूरी तरह से हेज कर लिया था। उन्होंने एक ऐसी स्थिति बनाई जहां वे हर हाल में सही साबित होते। केस स्टडी 2 बीरबल की खिचड़ी। एक बार सर्दियों में अकबर ने घोषणा की कि जो कोई भी रात भर यमुना के ठंडे पानी में खड़ा रहेगा उसे भारी इनाम दिया जाएगा। एक गरीब ब्राह्मण ने यह चुनौती स्वीकार कर ली। वह पूरी रात ठंडे पानी में कांपता रहा। अगली सुबह जब वह इनाम लेने पहुंचा तो एक दरबारी ने कहा, महाराज, यह व्यक्ति इसलिए खड़ा रह सका क्योंकि वह दूर आपके महल में जल रहे एक दिए को देख रहा था और उससे गर्मी ले रहा था। अकबर ने ब्राह्मण को बिना इनाम दिए भेज दिया। बीरबल को यह अन्यायपूर्ण लगा। अगले दिन बीरबल दरबार नहीं आए। अकबर ने एक सैनिक को भेजा तो पता चला कि बीरबल अपने बगीचे में खिचड़ी बना रहे हैं। अकबर खुद वहां पहुंचे तो देखा कि एक बहुत ऊंचे बांस पर एक लटकी है और नीचे जमीन पर छोटी सी आग जल रही है। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम पागल हो गए हो? इतनी दूर से आग की गर्मी से यह खिचड़ी कभी नहीं पकेगी। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, क्यों नहीं महाराज? अगर एक गरीब ब्राह्मण दूर से एक दिए की गर्मी ले सकता है तो मेरी खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती? अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। इस कहानी में बीरबल ने सीधे सम्राट का विरोध करने का जोखिम नहीं उठाया। ऐसा करने पर उन्हें दंडित किया जा सकता था। इसके बजाय उन्होंने एक व्यावहारिक प्रदर्शन के माध्यम से अपनी बात रखी। उन्होंने जोखिम को सीधे टकराव से हटाकर एक अप्रत्यक्ष लेकिन शक्तिशाली तर्क पर स्थानांतरित कर दिया। आधुनिक निवेश अनुप्रयोग। विविधीकरण डाइवर्सिफिकेशन। अपने सभी अंडे एक ही टोकरी में न रखें, यह विविधीकरण का मूल मंत्र है। बीरबल ने अपने उत्तर को 2 संभावित परिणामों, कौवे कम या ज्यादा, में बांट दिया।
इसी तरह निवेशकों को अपना पैसा विभिन्न संपत्ति वर्गों एसेट क्लासेस जैसे इक्विटी, बॉन्ड, सोना, रियल एस्टेट में बांटना चाहिए। यदि एक संपत्ति वर्ग खराब प्रदर्शन करता है तो दूसरा उसे संतुलित कर सकता है। इक्विटी के भीतर भी विभिन्न क्षेत्रों, सेक्टर और विभिन्न आकार की कंपनियों लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में विविधता लानी चाहिए। हेजिंग जैसे बीरबल ने कौओं की गिनती में अपने जोखिम को हेज किया, वैसे ही निवेशक डेरिवेटिव्स जैसे फ्यूचर्स और ऑप्शंस का उपयोग करके अपने पोर्टफोलियो को हेज कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास किसी स्टॉक की बड़ी मात्रा है और आपको लगता है कि कीमत गिर सकती है, तो आप उस स्टॉक का पुट ऑप्शन खरीदकर अपने नुकसान को सीमित कर सकते हैं। स्टॉप लॉस एक आदेश है जो आपके ब्रोकर को एक निश्चित मूल्य पर पहुंचने पर आपकी संपत्ति बेचने के लिए कहता है। यह आपको बड़े नुकसान से बचाता है। यह एक पूर्वनिर्धारित निकास योजना है, ठीक वैसे ही जैसे बीरबल ने खिचड़ी की कहानी में सीधे टकराव से बचने की एक पूर्वनिर्धारित योजना बनाई थी। यह भावनात्मक निर्णय लेने के जोखिम को कम करता है। सूत्र 4, मानवीय पूंजी और संबंधों का नेटवर्क, ह्यूमन कैपिटल एंड द नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप्स। सिद्धांत: आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आप खुद हैं, आपकी क्षमताएं, आपके कौशल और आपकी प्रतिष्ठा। इसे मानवीय पूंजी ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। इसके साथ ही आपके द्वारा बनाए गए संबंध एक शक्तिशाली नेटवर्क बनाते हैं जो अवसर पैदा करता है और सुरक्षा प्रदान करता है। बीरबल ने लगातार अपनी मानवीय पूंजी और अपने नेटवर्क में निवेश किया। केस स्टडी: चोर की दाढ़ी में तिनका। एक बार एक अमीर व्यापारी के घर चोरी हो गई। उसे अपने नौकरों पर शक था, लेकिन कोई सबूत नहीं था। वह मामला लेकर बीरबल के पास गया। बीरबल सभी नौकरों को एक कमरे में ले गए और उन्हें बराबर लंबाई की एक एक छड़ी दी। फिर उन्होंने कहा, यह जादुई छड़ियां हैं, इन्हें अपने पास रखो। जिसने भी चोरी की है, कल सुबह तक उसकी छड़ी 1 इंच लंबी हो जाएगी। यह कहकर बीरबल चले गए। सभी नौकर अपनी अपनी छड़ी लेकर घर चले गए। असली चोर डर गया। उसने सोचा, अगर मेरी छड़ी 1 इंच लंबी हो गई तो मैं पकड़ा जाऊंगा। क्यों न मैं इसे पहले से ही 1 इंच छोटा कर दूं। यह सोचकर उसने अपनी छड़ी 1 इंच काट दी। अगली सुबह बीरबल ने सभी नौकरों की छड़ियां देखीं। एक नौकर की छड़ी बाकी सबसे 1 इंच छोटी थी। बीरबल ने तुरंत उसे चोर घोषित कर दिया। इस कहानी में बीरबल की सफलता किसी जादू पर नहीं, बल्कि मानव मनोविज्ञान, उनकी मानवीय पूंजी की गहरी समझ पर आधारित थी। वे जानते थे कि दोषी व्यक्ति का मन कैसे काम करता है। इसके अतिरिक्त व्यापारी का बीरबल के पास आना उनकी प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता, उनके नेटवर्क का परिणाम के कारण ही संभव हुआ। लोगों को उन पर भरोसा था और यही भरोसा उन्हें ऐसे अवसर प्रदान करता था। आधुनिक निवेश अनुप्रयोग: अपने कौशल में निवेश करें। इन्वेस्टिंग इन योर स्किल्स आपकी कमाई करने की क्षमता आपकी सबसे बड़ी वित्तीय संपत्ति है। लगातार नए कौशल सीखें, प्रमाणन प्राप्त करें और अपने उद्योग में प्रासंगिक बने रहें। आपकी नौकरी या व्यवसाय आपका प्राथमिक कैश फ्लो जनरेटर है। अपनी मानवीय पूंजी को बढ़ाना आपके निवेश पोर्टफोलियो को फंड करने का सबसे निश्चित तरीका है। नेटवर्किंग का महत्व: वह सूरज भी अगले दिन फिर से उगता है और पहले से ज्यादा रोशनी लेकर आता है। अकबर ने कड़वाहट से कहा, लेकिन वह अपने साथ गंवाए हुए सितारे वापस नहीं लाता। बीरबल: मैंने अपनी सल्तनत का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है। बीरबल ने कहा, आलमपनाह, आपने जो खोया वह सोना था। सोना फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन जो आपके पास अभी भी है
वह सोने से कहीं ज्यादा कीमती है। चलिए मैं आपको आपका असली पोर्टफोलियो दिखाता हूँ। अकबर ने हैरानी से बीरबल की ओर देखा। उन्हें समझ नहीं आया कि इस बर्बादी में भी बीरबल किस पोर्टफोलियो की बात कर रहे हैं। अध्याय 5 ज्ञान का लाभांश, द डिविडेंड ऑफ विजडम। अगली सुबह बीरबल शहंशाह अकबर को अपने साथ लेकर राजधानी से बाहर एक अनियोजित दौरे पर निकले। उन्होंने कोई शाही लावलश्कर नहीं लिया, बस कुछ भरोसेमंद अंगरक्षक थे। उन्होंने भेष बदल लिया था ताकि लोग उन्हें पहचान न सकें। सबसे पहले बीरबल उन्हें उन गांवों में ले गए जहां उन्होंने नहरें और तालाब खुदवाए थे। अकबर ने जो देखा वह अविश्वसनीय था। जहां पिछले साल सूखी और फटी हुई जमीन थी, वहां आज हरे भरे खेत लहलहा रहे थे। बच्चे तालाबों में खेल रहे थे और किसान अपने काम में व्यस्त थे। उनके चेहरों पर चिंता नहीं बल्कि संतुष्टि का भाव था। एक बूढ़े किसान ने, जो उन्हें पहचान नहीं पाया, कहा, इस साल इंद्र देवता की कृपा तो कम रही, पर शहंशाह के एक नेक बंदे बीरबल का इशारा ने ये नहरें खुदवा दी। अब हमें बारिश का इंतजार नहीं करना पड़ता। हमारी फसल पिछले 5 सालों में सबसे अच्छी हुई है। अल्लाह शहंशाह को सलामत रखे। अकबर ने यह सुना तो उनके दिल को एक अजीब सा सुकून मिला। यह उस 25 लाख अशरफियों के वादे से कहीं ज्यादा सच्चा और खरा था। इसके बाद बीरबल उन्हें शहर के उस हिस्से में ले गए जहां हुनरशाला चल रही थी। वहां का माहौल किसी उत्सव जैसा था। कारीगर अपने अपने काम में मग्न थे। कोई महीन जरी का काम कर रहा था, कोई लकड़ी पर अद्भुत नक्काशी, तो कोई मिट्टी के बर्तन बना रहा था। हुनरशाला के प्रबंधक ने बताया, जनाब, पहले हमारे कारीगर काम के लिए तरस रहे थे, लेकिन बीरबल साहब की मेहरबानी से हमें एक नई पहचान मिली। अब तो बुखारा और समरकंद के व्यापारी भी हमारे बनाए सामान खरीदने के लिए कतार में रहते हैं। हमारे कारीगरों की आमदनी दोगुनी हो गई है, और सबसे बड़ी बात,